नमस्कार मची। नमस्कार मैम। हाँ जी, तो आप अभी केपी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, सामान्य रूप से एक बार ये जो भी हमारे ज्योतिष के जानकार लोग हैं या जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि ये कृष्ण मूर्ति पद्धति की से ज्योतिष का किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं या इससे किस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्रम में लोगों में एक जिज्ञासा ये भी रहती है कि वो इस बात को जान सकें कि ये वैदिक ज्योतिष से इसका क्या संबंध है या वैदिक ज्योतिष की तुलना में इसमें क्या भिन्न है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ऐसा एक सामान्य जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है। तो इसी क्रम में मैं आपको इस विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत और बहुत अधिक व्यापक होता है, क्योंकि ये हमारे प्राचीन वेदों का एक अंग है और इसी रूप में इसको स्वीकार किया गया है। वैदिक ज्योतिष से किसी भी प्रकार के निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत अधिक गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों का बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करना होता है, तब कहीं जाकर के आप इससे किसी प्रकार से सटीक निष्कर्ष निकालने की स्थिति में आ पाते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में अगर हम इसकी तुलना कृष्ण मूर्ति पद्धति से करें तो ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि बिना वैदिक ज्योतिष के आधार के किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय प्रणाली विकसित नहीं हो सकती। कृष्ण मूर्ति पद्धति भी वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग है, वैदिक ज्योतिष की ही एक शाखा है, जो वैदिक ज्योतिष के गणितीय रूप को अधिक सूक्ष्म तरीके से अपने में समाहित करती है। उदाहरण के लिए कृष्ण मूर्ति पद्धति में नक्षत्रों को और नक्षत्रों के 9 विभाजनों को विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं वैदिक ज्योतिष में सर्वप्रथम हम लग्न की गणना करते हैं, लग्न साधन के बाद हम भावों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न 12 भावों को स्थापित करते हैं, चलित चक्र बनाते हैं, षोडश वर्ग चक्र बनाते हैं और भी इस प्रकार के अन्य हम गणनाएं करते हैं और तब कहीं जाकर हम फल कथन करने में सफल हो पाते हैं। वहीं कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम लग्न का निर्धारण करने के बाद, द्वादश भावों का निर्धारण करने के बाद, ग्रहों का और उनके नक्षत्रों का अध्ययन करके सटीक फल कथन कर सकते हैं। इस प्रकार आप यह मान सकते हैं कि कृष्ण मूर्ति पद्धति को सीखना और इसका अध्ययन करना वैदिक ज्योतिष की तुलना में आसान है और अधिक लोग इसके माध्यम से इसको कम समय में सीख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में जन्म कुंडली का अध्ययन किस आधार पर या कैसे किया जाता है, ये आप बता सकेंगे थोड़ा सा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हाँ जी। कृष्ण मूर्ति पद्धति में सर्वप्रथम हमें एक प्लेसिडस हाउस सिस्टम के माध्यम से लग्न का निर्धारण करना होता है। यह प्लेसिडस हाउस सिस्टम जो है ये वैदिक ज्योतिष के लग्न साधन से अलग होता है। इसकी गणना कुछ अलग प्रकार से की जाती है। जैसा कि हमारे ज्योतिष के जानकार और ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में लग्न श्रीपति पद्धति के माध्यम से भाव मध्य के आधार पर किया जाता है। उसके विपरीत कृष्ण मूर्ति पद्धति में सर्वप्रथम हम प्लेसिडस हाउस सिस्टम के आधार पर लग्न के पूर्वी क्षितिज पर किसी व्यक्ति के जन्म पर पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही है उसको ही लग्न का आरंभ बिंदु मानकर लग्न की गणना करते हैं और 12 भावों को बनाते हैं। उसके पश्चात हम उसमें जिस राशि में जिस नक्षत्र में ग्रह स्थित होता है उसको उस भाव में स्थापित करते हैं और उसके पश्चात हम फल कथन करने की स्थिति में होते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रहों का अध्ययन और ग्रहों से निष्कर्ष ग्रहों के अनुसार फल कथन करने के लिए नक्षत्रों को विशेष महत्व दिया जाता है। नक्षत्रों के 9 विभाजन किए जाते हैं
उन 9 विभाजनों के आधार पर हम उपनक्षत्र या सब लॉर्ड की गणना करते हैं। उसके पश्चात हम अ, विभिन्न भावों का फल आदेश करते हैं। तो मतलब हम किसी विशेष घटना जैसे हो गया विवाह या नौकरी या फिर व्यापार आदि जी का जी, निर्धारण कृष्ण मूर्ति पद्धति में मतलब कैसे होता है, ये आप बता सकेंगे थोड़े से हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, जी। वैदिक ज्योतिष से जब आप किसी भी विषय का निर्धारण करते हैं तो आपको बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ता है, बहुत गूढ़ प्रकार से अध्ययन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आप फल कथन कर पाते हैं। उसके विपरीत कृष्ण मूर्ति पद्धति से जब आप किसी भी विशेष विषय, जैसे विवाह है या किसी व्यक्ति की कार्यक्षेत्र या नौकरी है या अन्य इस प्रकार का कोई रोग ज्योतिष है, इसका अध्ययन करते हैं तो आपको एक गणित संबंधी जो इसका क्षेत्र है उसके माध्यम से आप अधिक सटीक तरीके से फलादेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति के विवाह के विषय में विचार करते हैं तो आपको इसमें सप्तम भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव का सम्यक अध्ययन करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक विशेष भाव का अध्ययन करने के लिए निश्चित मानक पहले ही से बनाए हुए हैं। उन मानकों के आधार पर हम अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग घटनाओं का सम्यक अध्ययन कर सकते हैं। वस्तुतः कृष्ण मूर्ति पद्धति में ज्योतिष के गणितीय पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है। इसमें वैदिक ज्योतिष की तरह जैसे आप उसमें पहले से बने हुए कुछ योग दिए होते हैं, राजयोग हैं, ग्रहों के उच्च या नीच होने के अनुसार उसके फल कथन में भिन्नता आती है, ऐसा कृष्ण मूर्ति पद्धति में नहीं माना जाता। कृष्ण मूर्ति पद्धति एक एक माने व्यवहारिक तौर पर ग्रह, उसके नक्षत्र, उसके नक्षत्र के 9 विभाजन और आवश्यकता पड़ने पर उन 9 विभाजनों के भी 9 विभाजन के आधार पर फल कथन करता है। हम्म। मान लीजिए हमको किसी व्यक्ति के विवाह के संबंध में देखना है, तो हम्म। उसके लिए हम उस व्यक्ति का सप्तम भाव का उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड देखेंगे। हाँ उसके जी। बाद यह देखेंगे कि वह किन भावों से संबंधित हो रहा है, अनुकूल भावों से संबंधित हो रहा है या प्रतिकूल भावों से संबंधित हो रहा है। अर्थात उस सप्तम के सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी जन्म कुंडली के 12 भावों में किन भावों से संबंध रख रहा है, तब सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाएगा। उसके पश्चात ये देखा जाएगा कि उस सप्तम भाव के नक्षत्रांश या सब लॉर्ड का जो उपनक्षत्र है वो कहाँ स्थित हो रहा है, वो विवाह के विषय में सहयोग प्रदान कर रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो वो विवाह को स्वीकृति प्रदान नहीं करता, और यदि वो विवाह से संबंधित भावों से संबंध स्थापित कर रहा है तो वो विवाह के विषय में अनुकूल होता है। विवाह के विषय में अनुकूल स्थान द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, सप्तम स्थान, नवम स्थान और लाभ स्थान होते हैं। इसी प्रकार कार्यक्षेत्र के संबंध में जब आप विचार करते हैं तो हमें दशम भाव के सब लॉर्ड यानी दशम भाव के नक्षत्रांश का विचार विचार करना होता है कि वह द्वितीय भाव, षष्ठ भाव, लाभ स्थान से संबंध स्थापित कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। इसी प्रकार संतान का जन्म, रोग ज्योतिष के विषय में षष्ठ भाव का संबंध, अन्य अन्य विषयों के अनुसार अन्य अन्य भावों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पंडित जी, एक और सवाल था हमारे व्यूअर्स का, कि कृष्ण मूर्ति पद्धति में जो भाव का निर्धारण होता है वो कैसे किया जाता है। देखिए, कृष्ण मूर्ति पद्धति में भाव का निर्धारण प्लेसिडस हाउस सिस्टम के अनुसार किया जाता है। वस्तुतः यह पश्चिम यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अधिक प्रचलित है। हम्म। भारतीय वैदिक ज्योतिष में प्लेसिडस हाउस सिस्टम के अनुसार अध्ययन करने की प्रथा नहीं रही है। हम्म। जब आप वैदिक ज्योतिष में भी जब आप देखते हैं किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली बनाते हैं तो साथ में चलित चक्र और निर्यण भाव चलित चक्र भी दिया होता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो यह जो निर्यण भाव चलित चक्र होता है, यह निर्यण भाव चलित ही वैदिक ज्योतिष की तुलना में कृष्ण मूर्ति पद्धति में मुख्य रूप से मान्य होता है। भाव का निर्धारण करने के लिए हमें सर्वप्रथम प्लेसिडस हाउस सिस्टम के अनुसार प्रथम भाव यानी लग्न को निर्धारित करना पड़ता है। जन्म के समय
पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है, उसी के उसी को आरंभ बिंदु मानकर इसमें लग्न या 12 भाव निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए किसी के जन्म के समय लग्न 28 डिग्री अंश पर पूर्वी क्षितिज में कर्क लग्न 28 डिग्री अंश पर उदित हो रही है, तो यह 28 डिग्री से ही प्रथम भाव का आरंभ माना जाएगा। ऐसा कृष्णमूर्ति पद्धति में किया जाता है। इसी के अनुसार 12 के 12 भावों को स्थापित किया जाएगा। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा देखने को आता है कि किसी भाव में दो राशियां आ रही हैं, या किसी भाव में कोई राशि आ ही नहीं रही है, जिसको बोलते हैं इंटेंगल्ड साइन। माने वो साइन जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसको आप कह सकते हैं कि वो राशि उन भावों में विलुप्त हो गई है। इसी कारण से इस कृष्णमूर्ति पद्धति को लेकर लोगों में अनेक बार बहुत भ्रम की स्थिति रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसी स्थिति है जिसमें कोई भाव दिख ही नहीं रहा है, या किसी भाव में दो राशियां दिख रही हैं। जबकि वैदिक ज्योतिष यह मानकर चलता है कि प्रत्येक भाव 30 अंश का है, और उस 30 अंश के अनुसार जो है वो पूरा विभाजन कर दिया जाता है। बट वास्तव में कृष्णमूर्ति किसी ग्रह की सटीक स्थिति किस भाव में है इस पर अधिक जोर देती है। इसमें गणितीय ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है इसका भाव का निर्धारण करने में। परंतु इसके बाद जब आप भाव साधन कर लेते हैं, लग्न निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद इसमें फल कथन करना वैदिक ज्योतिष की तुलना में अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। पंडित जी, अ, आप और कुछ भी अपने से आप कुछ बताना चाहे जो कि मुझसे रह गया हो, या फिर आप बताना चाहे कि जो इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज बता सकते हैं। देखिए, जहाँ तक कृष्णमूर्ति पद्धति का प्रश्न है, हम्म। कृष्णमूर्ति पद्धति में कम समय में इसको सीखने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसमें प्रश्न कुंडली या हॉररी चार्ट को भी एक अलग महत्व दिया जाता है, हम्म। जिसमें जब आप इसको, क्योंकि ये तुलना का प्रश्न बार बार इसलिए उठता है क्योंकि आप किसी भी संबंधित विषय की जब बात होती है तो आप उसका जो मूल आधार है उसको उससे तुलना अवश्य करते हैं। ऐसा एक मानवीय स्वभाव होता है। जब आप प्रश्न कुंडली के विषय में वैदिक ज्योतिष से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो उसमें वही समस्या आती है जैसा सामान्य लग्न कुंडली के अध्ययन करने में आती है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति से आप प्रश्न कुंडली यानी हॉररी चार्ट और लग्न कुंडली, अलग अलग ग्रहों की वास्तविक क्षमता का आकलन अधिक सटीक तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सिंह लग्न की कुंडली है और उस व्यक्ति की शुक्र की दशा लगी। शुक्र की दशा आरंभ होती है। शुक्र उसकी जन्म कुंडली में दशम भाव में वृष राशि में बैठा हुआ है। अब यदि आप सामान्य रूप से देखें तो दशम भाव में स्थित वृषभ राशि का शुक्र जिसकी महादशा आरंभ हुई है, उसका तो परिणाम जो है वो बहुत शुभ मिलना चाहिए जातक को। उससे उसके कार्य क्षेत्र के विषय में उसकी उन्नति आरंभ हो जानी चाहिए। उसको अपने कार्य क्षेत्र में एक उच्च स्तर मिलना चाहिए। उसकी उन्नति होनी चाहिए। समाज में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अनुभव में देखा जाता है कि जैसा अपेक्षित है उसका विपरीत परिणाम उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। अब अक्सर इसमें जब आप देखते हैं तो सामान्य रूप से उन ज्योतिषियों की बात छोड़ दीजिए जिनको इस ज्योतिष का विशेष ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, वो तो इसका रहस्य पता करने का प्रयास करेंगे और तभी फलादेश करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से जिनको इस विषय का अधिक ज्ञान नहीं है वो इसमें बहुत अच्छे परिणाम बताएंगे कि दशम स्थान के वृषभ राशि के शुक्र से ऐसा परिणाम मिलेगा, वैसा परिणाम मिलेगा, ऐसे फल मिलेंगे। बट हो उसका विपरीत रहा। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति पद्धति आपको सही निष्कर्ष बताने की क्षमता अधिक आसान तरीके से रखती है। जैसे कि यहाँ सर्वप्रथम देखा जाएगा कि दशम भाव में स्थित शुक्र किस नक्षत्र में स्थित है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वृष राशि में जो नक्षत्र होते हैं उसमें 3 चरण कृतिका के हैं, सूर्य के नक्षत्र के। 4 चरण रोहिणी नक्षत्र के हैं, चंद्रमा के नक्षत्र के।
और 2 चरण जो है हम मृगशिरा के हैं, मंगल के नक्षत्र के। अब जब इसको सूक्ष्म तरीके से देखा गया तो पता चला कि शुक्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र में स्थित है, और चंद्रमा जो है वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ। यहाँ से कृष्णमूर्ति की विशेषता प्रकट होती है। यहाँ शुक्र सर्वप्रथम फल देगा अष्टम स्थान का, जहाँ उसका नक्षत्र स्वामी चंद्र स्थित है। अब शुक्र का फल नक्षत्र स्वामी के रूप में चंद्र दे रहा है, जो कि अष्टम पर है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अष्टम भाव तो रुकावटों का स्थान है। अष्टम भाव प्रत्येक कार्य में बाधाओं का स्थान है, रुकावटों का स्थान है, और परिणामों में प्रतिकूल परिणाम देने का स्थान। तो यहाँ पर तो लग्न से दशम भाव के शुक्र का जो फल है वो बिल्कुल विपरीत हो गया, क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी एक विपरीत स्थान पर है। यही कृष्णमूर्ति पद्धति की विशेषता है कि वह किसी भी ग्रह के उच्च होने पर, किसी ग्रह के नीच होने पर, या किसी ग्रह के किसी अच्छे शुभ स्थान पर स्थित होने पर फलादेश नहीं करता। यह नक्षत्र स्वामी उस ग्रह विशेष के नक्षत्र स्वामी के अध्ययन पर विशेष जोर देता है, और यह व्याख्या करता है कि हम यह देखें कि जिस ग्रह की दशा है वह ग्रह 12 भावों में किस भावों का सबलॉर्ड है, या किस भाव का नक्षत्रांश है, किस भाव का नक्षत्र स्वामी है, या किस भाव का राशि स्वामी है। हम्म। फिर हम यह देखते हैं कि वह ग्रह किस नक्षत्र की राशि पर स्थित है, किस नक्षत्र पर स्थित है, वह नक्षत्र स्वामी 12 स्थानों में किस स्थान पर स्थित है, वह लग्न पर है, पंचम पर है, नवम पर है, एकादश पर है, अर्थात किसी शुभ स्थान पर है, या किसी अशुभ स्थान पर, षष्ठ पर, अष्टम पर, या द्वादश पर। हम्म। इतना ही नहीं, उसके पश्चात भी सिर्फ इतने से ही ये निर्धारित नहीं होता कि उस ग्रह का पूर्ण फल क्या होगा, कि उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ स्थित है। फिर तृतीय स्तर पर हमें यह देखना होता है कि वह ग्रह जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वह ग्रह उसका जो सब लॉर्ड है, या उस विशेष ग्रह का जो नक्षत्रांश है, वो किस भाव पर स्थित है। और वह जिस विषय हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए हम कार्य क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, या विवाह का अध्ययन कर रहे हैं, या आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, उसके विषय में अनुकूल है या प्रतिकूल है। हम्म। जब वह ग्रह विशेष और उसका नक्षत्रांश उस विशेष ग्रह की से संबंधित फलों के लिए प्रतिकूल होगा तो प्रतिकूल फल देगा, अनुकूल होगा तभी अनुकूल फल देगा। और तभी हम उस व्यक्ति को जो हमसे इस अपने जन्म कुंडली के विषय में किसी विशेष प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा रखता है, उसको हम सटीक और सही उत्तर दे पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम्म। ज्योतिष का विषय बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, हाँ। और उसको आप इतने कम समय में और कम शब्दों में उसकी व्याख्या पूरी तरह से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको समय देना होता है, और अधिक अध्ययन करना होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में गणितीय पक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें जितना आप गणित साधन और गणित से संबंधित गणनाएं जितना आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे, उतना ही आप इसमें फल कथन में समर्थ हो। आशा है कि आपको यह जो मैंने कम समय में आपको ये विश्लेषण करने का प्रयास किया, इससे आप और हमारे सभी दर्शक लाभान्वित होंगे। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को प्रणाम, और मिश्रा जी आपको भी प्रणाम। आपने बहुत अच्छा हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।